दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा प्लेटो के न्याय सिद्धांत के बारे में, जो कि पॉलिटिकल साइंस की दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे काफी सारे राजनीतिक विशेषज्ञ प्रभावित हुए हैं। क्योंकि प्लेटो का ये सिद्धांत न्याय को एक अलग तरीके से परिभाषित करता है। अब उसको समझने से पहले हम प्लेटो के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्लेटो का जन्म प्राचीन यूनान, जो कि आज का ग्रीस है, उसके एथेंस में एक प्राचीन समृद्ध परिवार में हुआ था 427-28 बीसी में। प्लेटो महान दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे और महान दार्शनिक अरस्तु के गुरु थे। इसी अरस्तु का आगे चल के एक चेला हुआ जिसे हम अलेक्जेंडर या सिकंदर के नाम से जानते हैं। अब जिस वक्त प्लेटो का जन्म हुआ, यानी कि 5वीं और 4वीं शताब्दी बीसी, वो वक्त प्राचीन यूनान के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वक्त था, क्योंकि इसी युग के अंदर सिकंदर जैसे शासक आए थे, पेराक्लीस जैसे प्रजातांत्रिक नेता आए थे, दूसरी तरफ सुकरात, प्लेटो, अरस्तु जैसे महान दार्शनिक भी आए थे। तो समझ लो कि जो आज की राजनीति का आधार है वो इसी वक्त के दौरान रखा गया था। अब इस वक्त के दौरान कई सारे फिलोसोफर्स आए जिन्होंने न्याय के बारे में बताया कि न्याय क्या है, और कई सारी ऐसी अवधारणाएं बनी न्याय को लेके। लेकिन प्लेटो ने भी न्याय को लेके अपना सिद्धांत दिया, जो कि उस समय के सारे न्याय सिद्धांतों से अलग था। उस समय 3 तरीके के न्याय सिद्धांत चलते थे, एक परंपरावादी, एक उग्रवादी और एक यथार्थवादी। प्लेटो के अनुसार इन तीनों व्यवस्थाओं में न्याय को लेके कुछ प्रॉब्लम्स थी, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि ये तीनों व्यवस्थाएं न्याय को परिभाषित ही नहीं करती। जैसे कि न्याय के परंपरावादी सिद्धांत में कैफालस नाम के एक दार्शनिक ने बताया था कि वचन तथा कर्म में सत्य का पालन तथा ईश्वर एवं मानव के प्रति अपना ऋण चुकाना ही न्याय है। मतलब आप अपने वचन और कर्म में सत्य का पालन कर रहे हैं और मानव और ईश्वर के प्रति अपना ऋण चुका रहे हैं, तो आप न्याय कर रहे हैं। लेकिन इसके बाद कैफालस का एक पुत्र पॉलीमार्कस आता है, जो इस सिद्धांत की पुनर्व्याख्या करता है, और वह कहता है कि न्याय प्रत्येक मनुष्य की वह देन है जो उसके लिए उचित है। मतलब न्याय एक तरीके की कला है जो उसके लिए उचित भी हो सकती है और अनुचित भी हो सकती है। इसका खंडन करते हुए प्लेटो ने यह कहा कि अगर आप अपने मित्र के साथ कुछ अच्छा करते हैं तो वो न्याय है, और अपने शत्रु के साथ कुछ बुरा करते हैं तो वो भी न्याय है, जबकि न्याय तो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। तो इसे आप किसी कला से नहीं जोड़ सकते, यहाँ पे आप उचित शब्द का प्रयोग नहीं कर सकते। तो इस तरह प्लेटो ने परंपरावादी न्याय व्यवस्था को खंडित किया। इसके बाद थ्रेसीमेकस नाम के एक दार्शनिक ने न्याय का उग्रवादी सिद्धांत दिया, और वहां पे उन्होंने कहा कि न्याय असल में शक्तिशाली का हित होता है। मतलब जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसके पास ताकत है न्याय भी उसी के हाथ में है। जैसे कि राज्य या राज्यों में बैठे बड़े बड़े लोग कानून बनाते हैं और वो आदमी के विकास में बाधक बनते हैं, तो ऐसे में राज्य के स्वार्थ का पालन करना ही न्याय है। तो ऐसे में अन्याय न्याय की अपेक्षा उत्तम है। ये बात उग्रवादी सिद्धांत के अंदर कही। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि यहाँ पे थ्रेसी ये कहना चाहता है कि राज्य अपने स्वार्थ के अनुसार शासन करता है और उसे ही न्याय कहता है, और इसी कारण इसे न्याय का उग्रवादी या क्रांतिकारी सिद्धांत भी कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे प्लेटो ने इसका खंडन करते हुए अपने गुरु सुकरात का एक तर्क प्रस्तुत किया था। उन्होंने ये कहा था कि ये बात सत्य है कि एक शासक जो है वो अपने हिसाब से शासन करता है, लेकिन वो सिर्फ खुद के लिए शासन नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जैसे एक जूता बनाने वाला अपने सारे जूते खुद नहीं पहन लेता, या फिर एक किसान अपनी सारी फसल खुद नहीं खा जाता, वो सबके लिए फसल पैदा करता है, वो सबके लिए जूते बनाता है। तो इसका मतलब यह है कि शासक को भी सबके लिए शासन करना होगा। तो न्याय सिर्फ ताकतवर लोगों की चीज नहीं है। तो ये था दूसरा सिद्धांत। इसके बाद तीसरा था न्याय का यथार्थवादी सिद्धांत। इसमें 2 दार्शनिक थे मुख्य रूप से, एक थे कैलिक्लेज और दूसरे थे ग्लोकोन। उसमें भी जो ग्लोकोन थे उनकी बात बहुत इंपॉर्टेंट थी। ग्लोकोन का कहना यह था कि न्याय के सिद्धांत के माध्यम से यह सिद्ध होता है कि न्याय समझौते का परिणाम है। मतलब कोई समझौता होता है उसी से न्याय निकलता है। यानी कि उसका कहना यह था कि शुरुआत से मनुष्य जो है वो प्राकृतिक अवस्था में रहता था, और उस वक्त किसी तरीके की व्यवस्था, कोई कानून नहीं हुआ करते थे। तो जो कमज़ोर थे वो अन्याय सहा करते थे बलवान लोगों का। तो ऐसे में बलवान और कमज़ोरों के बीच में कुछ एक समझौते हुए, और उसे ही हम आज न्याय का नाम देते हैं। जैसे कि बलवानों ने कमज़ोरों से कहा कि न तो अब हम आप पे अन्याय करेंगे और न सहेंगे,
और इसके लिए हमें आपस में कुछ कानून बनाने पड़ेंगे, कुछ परंपराएं स्थापित करनी पड़ेंगी जिससे हम एक दूसरे को अन्याय से बचा सके। दूसरे शब्दों में ये कानून या फिर ये परंपराएं हमारे दिल में भय पैदा करेंगी एक दूसरे के लिए कि हमें इन पे अन्याय नहीं करना चाहिए, और इससे ही हम आज की न्याय व्यवस्था कहते हैं। तो ग्लोकोन के अनुसार न्याय भय का शिशु है, लेकिन इसका खंडन करते हुए प्लेटो ने कहा कि आपने न्याय को एक कृत्रिम व्यवस्था बता दिया है, मतलब एक आर्टिफिशियल व्यवस्था बता दिया है। मतलब न्याय सिर्फ समझौते की देन है, मतलब दो लोगों ने तय किया है कि वो एक दूसरे पे अन्याय नहीं करेंगे, तो ये न्याय नहीं हो सकता। जैसे कि कहीं कोई लड़ाई हो रही है और अगर मान लो कि किसी का खून बह गया, तो क्या वहां पे समझौता हो सकता है? हो सकता है, पैसे वैसे दो और खत्म करो। लेकिन अगर उसी लड़ाई में किसी का खून हो जाए तो क्या वहां समझौता हो सकता है? नहीं हो सकता। वहां पे न्याय की जरूरत पड़ेगी। आपकी कृत्रिम न्याय व्यवस्था वहीं खत्म हो जाएगी, वहीं उसका अंत हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लेटो ने तत्कालीन न्याय सिद्धांतों का खंडन किया। तो अब प्लेटो के अनुसार न्याय क्या है? तो प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ होता है नैतिकता, यानी कि न्याय जो है वो आदमी की आत्मा से जुड़ा हुआ है। साधारण शब्दों में एक इंसान में 3 तरीके के गुण होते हैं। पहला विवेक, यानी कि सोचने समझने की शक्ति। दूसरा शौर्य या फिर साहस, यानी कि जो हिम्मत देता है। और तीसरा तृष्णा या फिर भूख या फिर एपेटाइट, जो कि यहाँ होती है। इन तीनों गुणों में से कोई एक गुण हमेशा एक मनुष्य में डोमिनेंट होता है, उस पे हावी होता है। अब प्लेटो के अनुसार अगर हर व्यक्ति को उसके गुण के अनुसार कार्य मिले, यानी कि कार्य विशिष्टीकरण हो जाए, तब न्याय व्यवस्था की स्थापना होती है, समाज में भी और व्यक्तिगत रूप में भी। कहने का मतलब है कि प्लेटो कहते थे कि जो पूरा राज्य होता है वो एक व्यक्ति की तरह ही होता है, बस साइज में बड़ा होता है। मतलब एक इंडिविजुअल तो एक आदमी ये है, बाकी पूरा राज्य भी इंडिविजुअल होता है, लेकिन बड़ा इंडिविजुअल होता है। तो अगर हमारे पास 3 व्यक्ति हैं, एक में विवेक ज़्यादा है तो उसे हम प्रशासन करने का कार्य दे दें, एक में साहस ज़्यादा है तो हम उसे साहस के कार्य दे दें, यानी कि सेना का कार्य दे दें, और एक में तृष्णा ज़्यादा है, भूख ज़्यादा है, तो उसे उत्पादन का कार्य दे दें। तो ऐसे में पूरे राज्य के लिए एक न्याय व्यवस्था स्थापित हो जाएगी। क्योंकि ये तीनों व्यक्तियों के साथ व्यक्तिगत रूप से न्याय हुआ है, तो सामाजिक रूप से भी ये न्याय करेंगे। ये अपना कार्य ठीक से करेंगे और दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इससे समाज का बेहतर विकास हो सकता है। जैसे कि विवेक प्रधान और शौर्य प्रधान लोगों को, मतलब साहस वाले लोगों को अगर हम जोड़ दें तो एक संरक्षण प्रधान बनेगा, जो कि एक संरक्षण पैदा करेगा हमारे पूरे राज्य के लिए। वहीं दूसरी तरफ ये जो उत्पादन प्रधान वाले लोग हैं, जो उत्पादन करते हैं, वो आर्थिक स्थितियों को संभालेंगे और इस तरीके से पूरा राज्य सक्षम हो जाएगा। और एक ऐसे ही राज्य को हम लोग कहेंगे आदर्श राज्य। मैं आपको बता दूं कि सुकरात की मृत्यु के बाद, जब सुकरात को जहर दे दिया गया था, उसके बाद प्लेटो ने आदर्श राज्य बनाने का फैसला किया था कि वो अपने गुरु सुकरात का कार्य पूरा करेंगे और एक आदर्श राज्य की स्थापना करेंगे। हालांकि वो कर नहीं पाए थे, लेकिन उन्होंने अपने इस न्याय सिद्धांत के अंदर आदर्श राज्य की एक डेफिनेशन, एक परिभाषा जरूर दी थी, जो परिभाषा थी कि आदर्श राज्य वो है जिसमें सक्षम, स्थिर, व्यवस्थित और आत्म संयमी प्रशासन रहे, जिससे नगर राज्यों की समस्या समाप्त हो सके। तो इस प्रकार प्लेटो ने अपना न्याय सिद्धांत दिया। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको महान दार्शनिक अरस्तु के बारे में बताने वाला हूं और आपको यह भी बताऊंगा कि अरस्तु को राजनीतिक वैज्ञानिक क्यों कहा जाता है। आपको याद होगा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको प्लेटो के न्याय सिद्धांत और उसकी राजनीतिक सोच के बारे में समझाया था। प्लेटो ने अपने समय के सभी न्याय सिद्धांतों को खंडित कर अपना न्याय सिद्धांत समझाया था और इस तरह वो पहले राजनीतिक विचारक या पहले राजनीतिक दार्शनिक बने। अब अरस्तु, जो कि प्लेटो का शिष्य था, उसे राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है। ध्यान से समझिए, राजनीतिक वैज्ञानिक और राजनीतिक दार्शनिक में बहुत फर्क होता है। अरस्तु से पहले जितने भी राजनीतिक विचार प्लेटो ने रखे थे वो सब कल्पना पर आधारित थे। मतलब ये कि प्लेटो का काम करने का तरीका ये था कि वो किसी कमरे में बैठकर कई लोगों के साथ वाद विवाद करता और तर्क के आधार पर सही विचार तक पहुंचने की कोशिश करता, और इस प्रकार बने किसी भी विचार को हम कल्पना से बना दर्शन कहेंगे, ना कि वैज्ञानिक दर्शन। तो फिर अरस्तु का वैज्ञानिक राजनीतिक दर्शन क्या है,
उसे समझने से पहले हमें अरस्तु के बारे में थोड़ा सा समझना होगा। बात करें अरस्तु के जीवन परिचय की, तो अरस्तु का जन्म एथेंस से 200 मील उत्तर में स्थित यूनानी उपनिवेश के स्टैगेरा में 384 बीसी में हुआ था। अरस्तु के पिता निकोमाकस एक राज्यवैद्य यानी कि डॉक्टर थे और उनकी माता फेसिस्ट एक गृहिणी थी। उनका बचपन मैसिडोनिया की राजधानी पेल्ला में बीता, जहां उनके पिता एज ए डॉक्टर काम करते थे, लेकिन बहुत कम आयु में ही उनके सर से माँ बाप का साया उठ गया। लेकिन पिता की वजह से ही अरस्तु ने बचपन में ही चिकित्सा विज्ञान में रुचि लेना शुरू कर दिया और उन्होंने अपने इस अनुभव का फायदा अपनी किताबों या फिर रचनाओं को लिखने में उठाया। अरस्तु के जीवन काल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहले काल में उन्होंने 18 वर्ष की आयु में प्लेटो को अपना गुरु स्वीकार कर लिया, क्योंकि इस समय प्लेटो द्वारा स्थापित एक संस्था थी अकेडमी, जो कि बहुत फेमस थी, इसलिए उन्होंने वहीं पढ़ाई करने का फैसला लिया। अब अरस्तु एक बहुत ही प्रतिभाशाली और मेधावी छात्र थे और प्लेटो के सबसे प्रिय शिष्य भी थे। अरस्तु को नई नई पुस्तकें एकत्रित करने का शौक था और इसीलिए प्लेटो ने अरस्तु के घर को एक पाठक का घर कहा था, क्योंकि वहां पे बहुत सी किताबें होती थी और वो पढ़ते रहते थे। इसमें रोचक बात यह थी कि प्लेटो का प्रिय शिष्य होने के बावजूद भी अरस्तु स्वतंत्र चिंतन में विश्वास रखते थे, यानी वो अपने गुरु प्लेटो के कुछ आदर्शों का विरोध भी करते थे। अरस्तु ने खुद इस बात को कहा था कि प्लेटो के साथ ज्ञान का अंत नहीं होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने प्लेटो की मृत्यु होने तक अकेडमी नहीं छोड़ी और प्लेटो की मृत्यु पर उन्होंने प्लेटो को एक महान चिंतक बताया। इससे पता चलता है कि गुरु शिष्य के बीच में कितना अच्छा संबंध था। इसके बाद उनके जीवन के दूसरे काल में, यानी कि प्लेटो की मृत्यु के बाद, उन्होंने अकेडमी का प्रधान पद प्राप्त करना चाहा, पर वह उसमें असफल रहे और वह अपने एक मित्र के साथ एस्सास नाम के शहर में चले गए। वहां पर उन्होंने सम्राट हर्मियास के दरबार में राजवैद्य यानी कि डॉक्टर का पद स्वीकार कर लिया और उसी समय उन्होंने सम्राट की सहायता से एक अकेडमी भी स्थापित की। इसे देखते हुए सम्राट ने अपनी भांजी दत्तक पुत्री का विवाह अरस्तु से करवा दिया। सम्राट की मृत्यु के बाद वह एस्सास नगर छोड़कर दोबारा स्टागिरा चले गए और वहां हरप्लस नाम की एक सुंदर लड़की से गुप्त रूप से विवाह कर लिया। इसके बाद 342 बीसी में मैसिडोनिया के राजा फिलिप II ने अरस्तु को अपने पास बुलाया अपने बेटे सिकंदर को पढ़ाने के लिए। वहां उन्होंने सिकंदर को 3 साल शिक्षा दीक्षा दी और उस शिक्षा के बल पर ही सिकंदर विश्व विजय अभियान पर निकला। और जब वह विश्व विजय अभियान पर निकला तो इस दौरान वो वापस एथेंस आ गए। अपने जीवन के तीसरे और आखिरी काल में राजा फिलिप की मृत्यु के बाद वह एथेंस में 12 साल तक रहे और इस दौरान सिकंदर की मदद से उन्होंने वहां पे एक अकेडमी खोली जिसका नाम था लाइसियम। लेकिन जब 323 बीसी में सिकंदर की मृत्यु हुई तो एथेंस वासियों ने मैसेडोनिया के विरुद्ध विद्रोह कर दिया, क्योंकि गद्दी सबको चाहिए थी। और सिकंदर का गुरु होने की वजह से और मैसिडोनिया का समर्थक होने की वजह से अरस्तु पर देशद्रोह के आरोप लगे और वो अपनी जान बचाने के लिए यूबोइया नाम के एक टापू पर चले गए, जहां 1 साल के बाद यानी कि 322 बीसी में इस महान दार्शनिक के जीवन की ज्योति बुझ गई। लेकिन अरस्तु की महानता उसके जीवन से नहीं, उसकी रचनाओं और उसके विचारों से पता चलती है। राजनीति को लेकर अरस्तु की एक किताब पॉलिटिक्स बहुत महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने जो विचार राज्य, क्रांति, संविधान, सरकारों के वर्गीकरण और परिवर्तन आदि पहलुओं पर दिए हैं वो आज भी प्रासंगिक हैं। लेकिन उनके इतने प्रासंगिक होने की वजह क्या है? वजह है उनकी वैज्ञानिक पद्धति। तो क्या है अरस्तु की वैज्ञानिक पद्धति? देखो, अरस्तु राजनीतिक दर्शन का पहला ऐसा विचारक या चिंतक है जिसने एक परिपक्व विद्वान की तरह क्रमबद्ध तरीके से साहित्य का सर्जन किया। अरस्तु की रचनाएं कल्पना की उड़ान ना होकर वास्तविकता से संबंध रखती हैं। इन रचनाओं में अनुभव दिखाई देता है। इस अनुभव का कारण है अरस्तु का बचपन, जहां अरस्तु ने अपने पिता के साथ चिकित्सा के छोटे छोटे अनुभव प्राप्त किए और अपने अंदर एक वैज्ञानिक पद्धति का सर्जन किया। तो एक एक करके उन पद्धतियों के बारे में बात करते हैं। अरस्तु ने सर्वप्रथम राजनीतिक शास्त्र का अध्ययन आगमनात्मक पद्धति से किया। इसे अंग्रेजी में इंडक्टिव मेथड भी कहा जाता है। यह पद्धति विशेष से सामान्य की ओर बढ़ती है, यानी कि इस विधि में हम कोई विशिष्ट जानकारी लेते हैं, उस जानकारी का और ज्यादा निरीक्षण करते हैं और जब हमें वो जानकारी सही लगने लगती है तो हम इन जनरल उसमें से एक कंक्लूजन घोषित कर देते हैं। इसका एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि जैसे एक विशिष्ट जानकारी है कि काली बिल्ली बहुत तेज चिल्लाती है, मतलब मुझे एक काली बिल्ली दिखी जो कि बहुत तेज चिल्लाती है। तो अब मैं इस जानकारी का और निरीक्षण करूंगा, मतलब और काली बिल्लियों को देखूंगा। थोड़ा और डाटा कलेक्ट करने के बाद मैंने देखा कि मैंने अब तक देखी हर काली बिल्ली तेज चिल्लाती है, मतलब अब तक मैंने जितनी भी काली बिल्लियां देखी हैं वो सब तेज चिल्लाती हैं। तो मैंने इन जनरल एक कंक्लूजन बनाया कि दुनिया की हर काली बिल्ली तेज चिल्लाती है।
तो मैंने एक जानकारी ली, उसके बारे में बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया, मतलब बहुत सारी बिल्लियों को देखा, और फिर उसके बाद मैंने एक जनरल कंक्लूजन बनाया कि हर काली बिल्ली तेज चिल्लाती है। अब हालांकि ऐसा ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं एक चीज़ देखूंगा कि कुछ परसेंटेज, मान लो कि 90% काली बिल्लियां हैं जो बहुत तेज चिल्लाती हैं, 75% है बहुत तेज चिल्लाती हैं, 85% है बहुत तेज चिल्लाती हैं। तो इसका मतलब मेरा जो कंक्लूजन है वो काफ़ी हद तक सही होगा, मतलब मेरा जो निष्कर्ष निकला है वो काफ़ी हद तक सही होगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल दूं कि जैसे कोई बच्चा है, उसका नाम है जैक। तो बेबी जैक ने 12 महीने की आयु में अपना पहला शब्द माँ बोला। ये एक विशेष जानकारी है कि बेबी जैक के बारे में है कि 12 महीने की उम्र में उसने पहला शब्द बोला। इसके बाद मैंने और बच्चों को देखना शुरू किया, तो मैंने ये पाया कि मैंने अब तक देखे सभी बच्चे 12 महीने की आयु में ही अपना पहला शब्द बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब मैंने पहले जैक को देखा, उसके बाद मैंने 100 और बच्चों को देखा। 100 बच्चे मेरे को अब तक मिले हैं, 100 के 100 12 महीने की उम्र में ही बोल रहे हैं। तो मैंने एक कंक्लूजन बना लिया कि सभी बच्चे 12 महीने की आयु में आकर ही बोलना शुरू करते हैं। तो इस मेथड में मैंने एक पर्टिकुलर जानकारी ली, उसके बाद उसका निरीक्षण किया और फिर इन जनरल, मतलब उसका सामान्यीकरण कर दिया। मैंने कहा सामान्य रूप से भी ऐसा ही होता है। अब मेरी बात गलत हो सकती है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हो सकता है। 75% ऐसे बच्चे हों जो 12 महीने की उम्र में बोलना शुरू करते हों, हो सकता है 60% हो सकता है 90% हो। कुछ बच्चे पहले भी बोल लेते हैं और कुछ बच्चे 5 साल की उम्र के बाद भी बोलते हैं, लेकिन ये जो बच्चे होते हैं ये एक्सेप्शन होते हैं, अपवाद होते हैं। उसके अलावा जो मैंने निष्कर्ष निकाला है वो बिल्कुल सही है। तो ये तरीका अरस्तु अपनाते थे अपने कार्यविधि के अंदर। वो एक जानकारी को लेते थे, फिर उसका जो डाटा है वो कलेक्ट करते थे और उसके बाद उसका सामान्यकरण कर देते, मतलब सामान्य रूप से एक निष्कर्ष तैयार करते थे। तो कहीं ना कहीं यह विधि आगमनात्मक विधि, जो कि एक वैज्ञानिक विधि है, लेकिन इसके विपरीत जो प्लेटो थे वो निगमनात्मक विधि का प्रयोग करते थे, यानी कि डिडक्टिव मेथड का प्रयोग करते थे। इसमें ऐसा होता है कि आप एक पर्टिकुलर थ्योरी जो पहले से एग्जिस्ट करती है, एक थ्योरी होती है, एक सिद्धांत होता है जो पहले से एग्जिस्ट करता है, उसे आप लेते हो, फिर उसमें से एक हाइपोथेसिस बनाते हो। हाइपोथेसिस क्या होती है? एक परिकल्पना, मतलब आप उसी थ्योरी में से एक परिकल्पना करते हो, फिर उस परिकल्पना के लिए आप डाटा इकट्ठा करते हो, मतलब आप बहुत सारी जगहों से डाटा इकट्ठा करते हो, फिर उसका निरीक्षण करते हो और उसके बाद वो परिकल्पना सही साबित होगी कि नहीं ये चीज लिखते हो। इसका एक उदाहरण देता हूं, जैसे कि एक सिद्धांत है कि सभी जीवों का जीवन पानी पर निर्भर करता है। अब ये बात हम सब जानते हैं कि हम सब लोग पानी पर निर्भर करते हैं, तो ये एक सिद्धांत है। अब मैंने क्या किया कि एक हाइपोथेसिस, एक परिकल्पना बनाई कि ज़मीन पर रहने वाले सभी मैमल्स, जो मैमल्स होते हैं, उनको जीने के लिए पानी चाहिए। ठीक है, मैंने एक परिकल्पना बनाई। तो अब मैं क्या करूंगा कि ज़मीन पर रहने वाले हर एक मैमल की स्टडी करूंगा, मतलब उसको देखूंगा, उसका डाटा कलेक्ट करूंगा और फिर उस डाटा का एनालिसिस करूंगा। स्टडी करने के बाद 100 मैमल्स को देखने के बाद, 200 मैमल्स को देखने के बाद मैंने एनालिसिस किया डाटा को कि मैमल्स जो है वो पानी के बगैर जिंदा नहीं रह सकते, पानी पर ही जिंदा रह सकते हैं। तो ऐसे में मेरी जो हाइपोथेसिस है, परिकल्पना है, वो सत्य साबित हो गई। तो प्लेटो भी यही करते थे कि एक सिद्धांत लेते थे ऐसा, जैसे मैंने लिया अभी पानी वाला कि सभी जीव पानी पर निर्भर करते हैं, उस सिद्धांत में से एक परिकल्पना बनाते थे कि भाई मैमल्स को भी पानी की ज़रूरत पड़ती है। फिर उन मैमल्स की स्टडी करते थे, उनका डाटा कलेक्ट करते थे और आखिर में जाके अपनी परिकल्पना को सत्य या असत्य बताते थे। लेकिन इस निगमनात्मक पद्धति में कुछ समस्याएं भी हैं, क्योंकि इसमें लोग कुछ एक गलत कंक्लूजन, गलत निष्कर्ष पर भी पहुंच जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए एक थ्योरी है कि हर तेंदुए के शरीर पर धब्बे होते हैं, काले स्पॉट्स होते हैं, आपने देखा होगा तेंदुए को। तो ऐसे में अगर मेरे पेट डॉग पर, मेरे कुत्ते पर भी अगर मान लो धब्बे हैं काले कलर के, तो कंक्लूजन ये निकलेगा कि मेरा कुत्ता भी तेंदुआ है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो हमने क्या है, एग्जिस्टिंग थ्योरी में से ही गलत कंक्लूजन निकाल लिया। अब ये गलत कंक्लूजन जो है वो गलत इंफॉर्मेशन पास करता है। तो ऐसे में अरस्तु की जो विधि है वो ज्यादा वैज्ञानिक है बजाय के प्लेटो के। तो अरस्तु ने इसी आगमनात्मक पद्धति का प्रयोग किया राजनीति को समझने के लिए और समझाने के लिए। अब अरस्तु की ये विधि जो है वो विश्लेषणात्मक भी है। वो ऐसे कि इस पद्धति में किसी वस्तु के निर्माणकारी अंगों को अलग करके उनका अध्ययन किया जाता है। उदाहरण दूं कि अगर अरस्तु को किसी राज्य का स्वभाव जानना था, तो स्वभाव जानने के लिए उस राज्य में रहने वाले जो भी गांव है, मतलब गांवों में जो लोग रहते हैं, जो परिवार है,
उनका अध्ययन करना पड़ेगा। अगर आपको एक राज्य का, पूरे राज्य का स्वभाव समझना है तो उसमें रहने वाले लोगों का विश्लेषण करना बहुत ज़रूरी है, उनके बारे में जानकारी हासिल करना बहुत ज़रूरी है। और यही काम अरस्तू ने भी किया और इसी पद्धति से अरस्तू को पता चला कि यहाँ पर जितनी भी क्रांतियाँ हुई है, विभिन्न शासन प्रणालियों में जितनी भी क्रांतियाँ हुई है, उनके कारण क्या रहे होंगे, क्योंकि लोगों का स्वभाव ही तय करता है कि वहाँ पे किस तरीके का शासन चल रहा होगा। इसके बाद आती है अरस्तू की ऐतिहासिक और तुलनात्मक विधि। इसमें अरस्तू ने यूनानी समाज में प्रचलित 158 देशों के संविधानों एवं उसके इतिहासों को पढ़ा, समझा और उनकी तुलना की और उनका अध्ययन किया। तो ऐसे में इस पद्धति से उन्होंने एक बेहतर संविधान निर्माण किया। ये जो विधि है तुलनात्मक विधि, ये आज भी कई देशों का संविधान बनाने के लिए यूज की जाती है। जैसे कि आप बात कर लो अपने देश के संविधान की, भारत के संविधान की, आपको पता है कि बहुत सारी चीजें भारत के संविधान में बाहर से जोड़ी गई हैं। तो ये चीज कैसे हुई? ये चीज ऐसे हुई कि अलग अलग देशों के संविधान की तुलना की गई, उन्हें पढ़ा गया, उनमें से अच्छी चीजें ली गई, भारतीय आवश्यकताओं के हिसाब से उन्हें चेंज किया गया और फिर जोड़ा गया। तो तुलनात्मक विधि से ही इतना अच्छा संविधान बन के सामने आया। तो आप ये कह सकते हो कि आगमनात्मक विधि, इसके बाद विश्लेषणात्मक विधि और इसके बाद तुलनात्मक विधि, ये तीनों तरीके बहुत ही वैज्ञानिक थे अरस्तू के किसी भी संविधान को बनाने के लिए। और इसी के परिणाम स्वरूप अरस्तू ने शासकों को और उनकी शासन प्रणालियों को 3 भागों में विभाजित कर दिया। मतलब 3 तरीके के शासक होते हैं और शासन प्रणालियां होती हैं। अब ये समझ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें उन्होंने कहा कि शासकों की संख्या किसी राज्य में तो 1 होती है, किसी में थोड़े बहुत ज़्यादा होते हैं और किसी में बहुत ज़्यादा शासक होते हैं। जिस राज्य में 1 शासक होता है उसको सामान्य रूप से राजतंत्र कहा जाता है और विकृत रूप से निरंकुश तंत्र कहा जाता है। मतलब अगर एक व्यक्ति शासन कर रहा है तो वो राजा है, तो वो राजतंत्र चला रहा है। और अगर मान लो कि उसका विकृत रूप हो जाए, अगर वो मान लो कि काबू में नहीं है, तो वो निरंकुश तंत्र में बदल जाता है। कहने का मतलब है वो बिना किसी की चिंता किए शासन करता है, इसको निरंकुश तंत्र भी कहा जा सकता है। और जिस राज्य में शासकों की संख्या 1 से ज्यादा होती है, मतलब समझ लो कुछ एक हैं, तो उसको कुलीन तंत्र कहा जाता है और विकृत रूप से धनिक तंत्र कहा जाता है। कुलीन तंत्र वो होता है जहां मेनली उन लोगों का राज्य होता है जिनके पास पैसा होता है, जिनको पैसा कमाना होता है। उसमें भी वो सबके लिए शासन करते हैं, लेकिन जब वो विकृत रूप में आते हैं तो वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए शासन करते हैं। आपने देखा होगा कि कई देशों में सिर्फ कुछ एक लोगों को पूछा जाता है जो पैसे वाले होते हैं, उन्हीं के लिए काम किया जाता है और उन्हीं के लिए सारी सुविधाएं दी जाती हैं। बाकी गरीब जनता को यूं ही छोड़ दिया जाता है। तो विकृत रूप में ये चीज़ भी खराब है। और तीसरे वाले में जब शासक बहुत सारे हो जाते हैं, अनेक हो जाते हैं, सबको यह अधिकार होता है कि वो शासन कर सके, तो उसे बहुतंत्र कहा जाता है अरस्तू की भाषा में सामान्य रूप से। और जब वो विकृत रूप ले लेती है तब उसे लोकतंत्र या प्रजातंत्र कहा जाता है। ये जो बहुतंत्र या लोकतंत्र होता है ये कई तरीकों से अच्छा है। आज की तारीख में आप लोकतंत्र का ही रूप देख रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि अरस्तू प्रजातंत्र को इतना अच्छा नहीं मानते थे, वो राजतंत्र को बेहतर मानते थे, जहां पे एक राजा अपनी संतान की तरह सभी के लिए अच्छी तरीके से शासन करे। लेकिन अरस्तू इस बात को भी मानते थे कि ऐसा संभव नहीं है कि एक राजा बिना निरंकुश तंत्र के कार्य करे। तो ऐसी स्थिति में आज की तारीख में लोकतंत्र ही बेहतर है। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से अरस्तू को राजनीति का पहला साइंटिस्ट या फिर राजनीतिक वैज्ञानिक कहा जाता है, क्योंकि आपने देखा कि इसकी आगमनात्मक विधि, तुलनात्मक विधि या फिर विश्लेषणात्मक विधि या फिर ऐतिहासिक विधि, ये सारी जितनी भी विधियां हैं सबके सब वैज्ञानिक पद्धतियों पे कार्य कर रही हैं। ऐसा नहीं है कि बस आपने कल्पना कर दी और कल्पना के हिसाब से कुछ भी लिख दिया। उसने बहुत सारा डाटा इकट्ठा किया, गांवों का, परिवारों का, उनसे बात की, वहाँ के लोगों के स्वभाव को समझा और उसके आधार पर एक संविधान कैसा होना चाहिए इसकी व्याख्या की। तो दोस्तों, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अरस्तू की राजनीतिक सोच आपको समझ में आई होगी। इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई दिक्कत आती है, कोई क्वेरी आती है, कोई कन्फ्यूजन आता है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वन।